हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीआरपीसी से संबंधित एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे और यह जो वीडियो है यह सीआरपीसी का सेकंड वीडियो होगा, जिसमें कि इसके पहले हमने एक वीडियो आपको हमारे चैनल पर अपलोड है जिसमें 50 प्रश्नों को सॉल्व किया गया था और इस वाले वीडियो में भी हम 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और यह जो सीरीज़ है इसमें हम लगभग कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम लगभग 400 से 500 क्वेश्चन आपको उपलब्ध कराएं, ताकि आपकी जो सीआरपीसी को लेकर किसी भी जो प्री एग्ज़ाम है उसमें जो प्रॉब्लम आती है वो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए और आप आसानी से हमारे वीडियो के माध्यम से आप आसानी से जो है किसी भी एग्ज़ाम को जो है क्वालिफाई कर सकें। तो इसमें हम सभी प्रश्नों को उनकी प्रॉपर व्याख्या के साथ और पूरी तरह से कोशिश रहेगी कि किसी भी प्रकार की इसमें त्रुटि ना हो और पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपको इसको मुहैया कराएं। तो आइए इसी क्रम में हम ये दूसरा वीडियो है इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं किस प्रकार के प्रश्न जो है ये इसमें बनाए गए हैं, तो उसको सॉल्व करते हैं। तो न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा की एक समिति थी जो 2013 में बनाई गई थी, जो निर्भया कांड हुआ था। तो उस दौरान जो है ये समिति का गठन किया गया था और इस समिति की सिफारिश के आधार पर जो क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट किया गया था 2013 में, तो इस रिपोर्ट में जो है यह अप्रवेशन वाले यौन हमले जो थे उसको क्या कहा जाए, यह जो संस्तुति दी गई थी। तो इसमें जो संस्तुति दी गई थी कि अप्रवेशन वाले जो सेक्सुअल असॉल्ट हैं उनको यौन हमला माना गया, कि अप्रवेशन वाले जो यौन हमले हैं उनको बलात्कार नहीं माना गया है बल्कि यौन हमला माना गया है। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता के अध्याय 21 के अंतर्गत मानहानि के अपराध का संज्ञान लिया जा सकता है। तो मानहानि के अपराध का संज्ञान जो है वह किसके द्वारा लिया जाता है या किस आधार पर लिया जाता है। तो जब सीआरपीसी की धारा 199 को देखेंगे तो उसमें जो खंड 1 है उसमें यह बताया गया है कि कोई न्यायालय आईपीसी के अध्याय 21 के अधीन जो दंडनीय अपराध है अर्थात जो मानहानि का अपराध है उसमें अपराध से जो पीड़ित व्यक्ति होता है, जो व्यथित व्यक्ति होता है, उसके किए गए परिवाद पर ही जो अपराध का संज्ञान लिया जाता है। और इसके अलावा इस व्यक्ति के पीड़ित व्यक्ति के परिवार के अलावा अगर जो पीड़ित है वो 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति है या जड़ है या पागल है या रोगी है या पर्दानसीन कोई महिला है जो कि अपनी रूढ़ियों के कारण जो है लोगों के सामने नहीं आ सकती है, तो ऐसी स्थिति में वह जो परिवाद है वह किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा न्यायालय की अनुमति से भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत अन्वेषण के दौरान पुलिस अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड किए गए अभियुक्त के कथन को परीक्षण के दौरान जो है यह उपयोग में लाया जा सकता है। तो किस कार्य के लिए इसे परीक्षण के दौरान या विचारण के दौरान उपयोग में लाया जा सकता है, तो इसके बारे में जो प्रावधान है यह 161 के अंतर्गत दिया गया है सीआरपीसी की धारा में। और यह जो उसका पुराना जो कथन है यह साक्षी का जिसने अपना जो कथन दिया था इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो उस साक्षी का जो है विरोध करने के लिए या उसके साक्ष्यों का जो बातों का खंडन करने के लिए उसके पूर्व कथन का ही उपयोग में लाया जा सकता है। तो इसका तात्पर्य है कि अगर कोई साक्षी है, कोई कथन करता है और पश्चातवर्ती जब वह अवसर पर न्यायालय में प्रस्तुत होता है और न्यायालय में वह कोई दूसरा कथन करता है, तो ऐसी स्थिति में इसके जो इस दूसरे वाले कथन का खंडन करने के लिए यह जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान 161 के तहत जो उसने कथन किया था तो इसको पेश किया जा सकेगा। तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो सीआरपीसी की धारा 161 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, डाकघर की तलाशी का वारंट कौन जारी कर सकता है। तो डाकघर की तलाशी का वारंट जो है यह धारा 93 की खंड 3 के तहत जो है जारी किया जाता है और यह जारी करने की जो शक्ति होती है वह जिला मजिस्ट्रेट को होती है और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्थात सीजेएम को होती है। तो इस प्रकार से यह डीएम और सीजेएम यह दो जो अधिकारी हैं यह डाकघर की तलाशी का वारंट जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत फरार अभियुक्त की गैर हाजिरी में साक्षी की परीक्षा की जा सकती है। तो ऐसा जो प्रावधान है वह धारा 299 के अंतर्गत दिया गया है। इस धारा 299 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि अभियुक्त की अनुपस्थिति में भी कब साक्ष्य लिया जा सकेगा या जो साक्षी की परीक्षा की जा सकेगी। इसके अलावा 321 को अगर देखेंगे तो 321 के अंतर्गत अभियोजन वापस लिए जाने के बारे में प्रावधान है।
अभियोजन वापस लिए जाने के बारे में प्रावधान किया गया है। और धारा 224 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि जबकि कई आरोपों में से केवल एक के लिए दोष सिद्ध किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो शेष आरोप हैं उसको वापस लिया जा सकता है। इसके अलावा 301 के अंतर्गत दिया गया है कि लोक अभियोजक के द्वारा जब कोई मामले का भारसाधक लोक अभियोजक है वह किसी जो है लिखित प्राधिकार के बिना वह न्यायालय में हाजिर हो सकता है और अभियोजन कर सकता है। तो इसके बारे में प्रावधान धारा 301 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उस अपराध के लिए जो सिर्फ आर्थिक दंड से दंडनीय है अर्थात केवल जुर्माने से दंडनीय है तो उसमें परिसीमा काल कितनी होगी। तो परिसीमा काल के बारे में जो प्रावधान है CRPC की धारा 468 के अंतर्गत दिया गया है और इसमें जो बताया गया है कि अगर कोई अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है तो ऐसी स्थिति में जो परिसीमा काल होगा वह 6 महीने होगा। और अगर कोई ऐसा जो अपराध है जो कि 1 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है तो वहाँ पर जो परिसीमा काल होगा 1 वर्ष होगा। और 1 वर्ष से अधिक लेकिन 3 वर्ष तक के से कारावास से दंडनीय अगर कोई अपराध है तो वहाँ पर 3 वर्ष का जो है परिसीमा काल होगा। और 3 वर्ष से अधिक के अगर दंड से दंडनीय कोई अपराध है तो उसकी स्थिति में परिसीमा काल के बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया है धारा 468 के अंतर्गत। नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 183। तो 183 में क्या है कि यात्रा अथवा जल यात्रा में अगर कोई अपराध किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उस अपराध का जो विचारण का स्थान होगा या उस अपराध का विचारण होगा वह किस न्यायालय में किया जाएगा इसके बारे में प्रावधान किया गया है। तो यह जो धारा 183 है यह खुले समुद्री यात्रा पर लागू नहीं होती है अर्थात इसके जो प्रावधान है यह खुले समुद्री यात्रा के मामले में लागू नहीं होते हैं। नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा के अंतर्गत दोष सिद्धि पर परिशांति बनाए रखने की प्रत्याभूति का उपबंध दिया गया है। तो यह उपबंध जो है दोष सिद्धि पर परिशांति के बारे में जो प्रावधान है यह धारा 106 के अंतर्गत दिया गया है। और इसमें जो प्रतिभूति के लिए जो आदेश दिया जाता है यह सत्र न्यायालय अर्थात कोर्ट ऑफ सेशन या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है यह आदेश इस धारा के तहत दिया जाता है। और उसमें 3 वर्ष तक की अवधि के लिए जो है परिशांति बनाए रखने के लिए उसे प्रत्याभूति देने का आदेश दिया जाता है। इसके अलावा अगर धारा 108 देखेंगे तो इसमें जो है कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा राजद्रोहात्मक बातें जो फैलाने का आरोप है या संदेह है किसी व्यक्ति पर तो ऐसे व्यक्ति से जो है सदाचार के लिए प्रतिभूति के लिए आदेश दिया जाता है। और इसी प्रकार से धारा 109 को देखेंगे तो इसमें संदिग्ध व्यक्तियों से जो है सदाचार के लिए प्रतिभूति की मांग की जाती है। और धारा 111 के तहत जो है इन सब के तहत जो आदेश जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 27 के अनुसार किशोर की उम्र कितनी है। तो यह जो है महत्वपूर्ण है कि धारा जो 27 है उसमें किशोर की उम्र जो है वह 16 वर्ष है अर्थात कोई व्यक्ति जब 16 वर्ष या उससे कम की आयु का है तो उसे किशोर माना जाएगा। और अगर धारा 27 में यह प्रावधान है कि अगर जो कि कोई ऐसा अपराध है जो कि मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है अर्थात मृत्युदंड और आजीवन कारावास से दंडनीय से भिन्न कोई अपराध किसी किशोर के द्वारा अर्थात 16 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या बालक अधिनियम या किशोर अपराधियों के उपचार और प्रशिक्षण तथा पुनर्वास के लिए जो कोई विधि है उसके तहत सशक्त किया गया कोई मजिस्ट्रेट है तो उसके समक्ष ऐसा जो व्यक्ति है किशोर व्यक्ति उसे पेश किया जाएगा। नेक्स्ट है आपराधिक विचारण में साक्ष्य कौन लिखता है। तो आपराधिक विचारण के मामले में साक्ष्य जो है यह मजिस्ट्रेट के द्वारा लिखा जाता है। और इसके बारे में जो प्रावधान है यह धारा 275 में और 276 के अंतर्गत दिया गया है। और 275 में जो साक्ष्य लिया जाता है लिखा जाता है यह वारंट मामले में जो साक्ष्य लिखा जाता है यह धारा 275 के तहत लिखा जाता है। और 276 के तहत यह कोर्ट ऑफ सेशन अर्थात सत्र न्यायालय के समक्ष जो विचारण होता है तो ऐसी स्थिति में जो साक्ष्य का अभिलेखन किया जाता है वह सत्र न्यायालय के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा धारा 274 को देखेंगे तो 274 के अंतर्गत समन मामले में अगर कोई समन विचारण हो रहा है तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर जो है साक्ष्य लिखा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपराधिक विचारण में पूछा है तो आपराधिक विचारण में जो साक्ष्य का अभिलेखन किया जाता है यह धारा 275 के तहत मजिस्ट्रेट के द्वारा और 276 के तहत सत्र न्यायालय के द्वारा लिखा जाता है। नेक्स्ट
दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा लागू होगी जबकि पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी को यह सूचना मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है। तो आत्महत्या के बारे में जो प्रावधान है कि अगर किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है या उसकी मृत्यु जो है किसी जीव जंतु के काटने से हुआ है या किसी अपराध ऐसा प्रतीत होता है कि उसके मृत्यु में जो है कोई अपराध किया गया है जिस अपराध के कारण उसकी मृत्यु कारित होती है, तो ऐसी स्थिति में जो है ये धारा 174 के जो प्रावधान है वह लागू होंगे। नेक्स्ट है एक ऐसे कृत्य का अभियुक्त है जो कि चोरी अथवा चुराई गई संपत्ति प्राप्त करना या आपराधिक न्यासभंग की कोटि में आ सकता है। तो यहाँ पर अ को चोरी के लिए आरोपित किया गया और ऐसा प्रतीत होता है कि उसने आपराधिक न्यासभंग का भी अपराध किया है। तो आरोप तो चोरी के लिए लगाया गया है लेकिन उसको बाद में ऐसा प्रतीत होता है कि उसने जो है आपराधिक न्यासभंग का अपराध किया है। तो ऐसी स्थिति में किस अपराध के लिए आरोप लगाया जा सकेगा, उसे दोष सिद्ध किया जा सकेगा। तो इसके बारे में जो प्रावधान है यह धारा 221 के अंतर्गत दिया गया है और यह जो प्रश्न है वह धारा 221 के दृष्टांत क पर आधारित है और ऐसे मामले में उसे आपराधिक न्यासभंग के लिए दोष सिद्ध किया जा सकता है, भले ही उसे ऐसे अपराध का आरोप उसके ऊपर नहीं लगाया गया था। अर्थात भले ही उसको जो है उस अपराध के लिए आरोपित नहीं किया गया था लेकिन फिर भी उसे उस आपराधिक न्यासभंग के लिए दोष सिद्ध किया जा सकता है और यह जो प्रश्न है धारा 221 के दृष्टांत क पर आधारित है। नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन उच्च न्यायालय अपनी पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग करते हुए यहाँ पर क्या कर सकता है। तो उच्च न्यायालय जो है उसकी पुनरीक्षण की शक्ति के बारे में जो प्रावधान है वो धारा 401 के अंतर्गत दिया गया है और धारा 401 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है इसके खंड 3 के अंतर्गत कि जो है हाई कोर्ट अपनी पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग करते हुए अभियुक्त के दोष मुक्ति के निष्कर्ष को दोष सिद्धि के निष्कर्ष में परिवर्तित नहीं कर सकता है। अर्थात अगर कोई अभियुक्त है उसको न्यायालय के द्वारा दोष मुक्त कर दिया गया है और बाद में हाई कोर्ट अपनी जो पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग करते हुए उसे फिर से दोष सिद्ध नहीं कर सकता और यही प्रावधान धारा 401 के खंड 3 के अंतर्गत दिया गया है। इसके अलावा जो है पुनरीक्षण शक्ति के बारे में और भी प्रश्न जो पूछे जाते हैं वह धारा 399 है। तो 399 में जो है सत्र न्यायालय की पुनरीक्षण शक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है और धारा 400 के अंतर्गत अपर सत्र न्यायाधीश की पुनरीक्षण के बारे में प्रावधान है और धारा 401 के अंतर्गत हाई कोर्ट की पुनरीक्षण शक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के अधीन पुलिस को एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति है। तो पुलिस जो है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है किस प्रकार के मामलों में, क्योंकि धारा 41 के अंतर्गत जो पुलिस अधिकारी है किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है अगर वो धारा 41 के अंतर्गत बताए गए कोई अपराध को करता है। तो यहाँ पर केवल युक्तियुक्त आशंका वाले मामले जो है इसी मामलों में ही उसे वारंट के बिना गिरफ्तार किया जाएगा, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत अपराध शब्द को परिभाषित किया गया है। तो सीआरपीसी की धारा 2N के अंतर्गत अपराध की परिभाषा दी गई है और अपराध की परिभाषा जो इसकी दी गई है इसके अनुसार कि अपराध के अंतर्गत कोई ऐसा कार्य आता है या लोप, तो कोई ऐसा कार्य या लोप जो है आता है जो किसी तत्समय प्रवृत्ति विधि के द्वारा दंडनीय बना दिया गया है और इसके अंतर्गत ऐसा कार्य भी आता है जिसके बारे में पशु अत्याचार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत परिवाद किया जा सकता है। तो इस प्रकार से कोई कार्य हो करके अपराध किया जा सकता है या लोप करके। तो कार्य का तात्पर्य तो आप जानते ही हैं कि कार्य करके कोई अपराध का इस प्रकार से किया जाता है, लेकिन लोप जो है लोप का तात्पर्य है कि अगर किसी कार्य को करने का किसी व्यक्ति का विधिक कर्तव्य है, अर्थात वह कोई कार्य करने के लिए विधितः बाध्य है और उस कार्य को वह दुर्भावनापूर्वक आशय से नहीं करता है, तो इसे ही लोप कहा जाता है। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में यह निर्धारित किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 जो कि भरण पोषण से संबंधित है वह सभी पर लागू होती है चाहे वह किसी भी धर्म के अनुयायी क्यों न हो। तो ऐसा जो निर्णय था वह सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम के केस में। नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अधीन अग्रिम जमानत मंजूर करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है। तो अग्रिम जमानत के बारे में प्रावधान धारा 438 के अंतर्गत दिया गया है और अग्रिम जमानत जो मंजूर करने की शक्ति है वह सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय अर्थात सेशन कोर्ट को और हाई कोर्ट को, इन दोनों कोर्ट को यह शक्ति प्राप्त है। और इसके तहत जब किसी व्यक्ति को यह युक्त रूप से आशंका है कि उसे किसी गैर जमानती मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय के
समक्ष आवेदन दे सकता है कि ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में उसको जमानत पर रिहा कर दिया जाए। तो इसे ही अग्रिम जमानत का कहा जाता है और इसके बारे में प्रावधान धारा 438 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्ति से संबंधित है। तो अभी हमने देखा है कि हाई कोर्ट की पुनरीक्षण की शक्ति के बारे में प्रावधान धारा 401 के अंतर्गत दिया गया है और धारा 399 के अंतर्गत सत्र न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है और धारा 395 को देखेंगे तो इसमें हाई कोर्ट को निर्देश से संबंधित प्रावधान किया गया है और निर्देश किसको किया जाता है, यह हाई कोर्ट को किया जाता है। इसके अलावा धारा 396 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को अगर कोई निर्देश दिया जाता है, जो 395 के तहत निर्देश दिया जाता है, तो धारा 396 में यह प्रावधान है कि ऐसे निर्देश पर हाई कोर्ट के द्वारा उस मामले का निपटारा किया जाएगा। नेक्स्ट है अपहरण और बलात्कार के मामले में एक निरक्षर तथा गंवार युवती अभियोक्ता अर्थात पीड़िता के द्वारा दिए गए साक्ष्य के मामले में विरोधाभास और चूक जो है स्वाभाविक है, जहां तक उसकी याददाश्त, निरीक्षण और घटनाओं की कड़ी के वर्णन का संबंध है। तो यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में दिया था? तो ऐसा जो निर्णय है यह सर्वोच्च न्यायालय जो है उत्तर प्रदेश राज्य बनाम छोटेलाल के केस में सन 2011 में दिया था। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निम्नलिखित में से किस अवधि के लिए कारावास का दंड दे सकता है? तो अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की जो दंड देने की शक्ति होती है वही शक्ति होती है जो कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को होती है, अर्थात मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की जो शक्ति दंड देने की शक्तियाँ हैं वह दोनों समान है। और धारा 29 को अगर देखेंगे तो धारा 29 CRPC के अंतर्गत यह प्रावधान है कि जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है वह 7 वर्ष तक का कारावास का सजा जो है दे सकता है। नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संहिता का कौन सा प्रावधान बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के समान है? तो यह जो प्रावधान है यह धारा 97 के अंतर्गत दिया गया है। इसका नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत उच्च न्यायालय के द्वारा अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है? तो हाई कोर्ट की अंतर्निहित शक्तियों के बारे में जो प्रावधान है धारा 482 के अंतर्गत दिया गया है और यह जो धारा है बहुत महत्वपूर्ण है और इस धारा के तहत जो है हाई कोर्ट किसी आदेश को प्रभावी करने के लिए या किसी न्यायालय की कार्यवाही का दुरुपयोग निवारित करने के लिए, अर्थात किसी न्यायालय की कार्यवाही का दुरुपयोग रोकने के लिए या कोई अन्य प्रकार से न्याय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो आदेश जो है देता है हाई कोर्ट। नेक्स्ट दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा लागू होगी जबकि पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी को यह सूचना मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है? तो अभी हमने पहले भी देखा है, तो यहाँ पर जो है धारा 174 लागू होगी, अर्थात 174 के जो प्रावधान है वह लागू होंगे अगर किसी व्यक्ति की जो मृत्यु है वह आत्महत्या के कारण होती है या उसके संबंध में कोई अपराध किया जाता है या जीव जंतु के काटने से या मशीन से किसी तरह से जो है उसकी मृत्यु कारित होती है, तो उसके बारे में जो प्रक्रिया लागू होगी वो धारा 174 की लागू होगी। इसके नेक्स्ट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 166A के अंतर्गत जब तलाशी भारत से बाहर हो तो ऐसी स्थिति में जो आपराधिक न्यायालय है अर्थात जो कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट है, वह क्या जारी कर सकता है? तो जब भारत से बाहर तलाशी होने की स्थिति में धारा 166A के तहत जो न्यायालय है वह प्रार्थना पत्र अर्थात लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जारी करता है और ऐसा जो पत्र है, अनुरोध पत्र है या प्रार्थना पत्र है, वह ऐसी रीति से जारी किया जाता है जो कि जो रीति जो है वह केंद्र सरकार के द्वारा निमित्त या विहित की जाए। नेक्स्ट है प्ली बार्गेनिंग का अध्याय जो है यह CRPC में कब जोड़ा गया या किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो प्ली बार्गेनिंग, जिसे सौदा अभिभाग भी कहा जाता है, इसका प्रावधान सन 2005 के जो संशोधन अधिनियम था, दांडिक विधि संशोधन अधिनियम 2005, तो इसी संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था और इसके बारे में जो प्रावधान है धारा 265A से लेके 265L तक में किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पहला है
पुलिस का संज्ञेय अपराधों का निवारण करना, तो इसके बारे में जो प्रावधान है धारा 149 के अंतर्गत दिया गया है, यह सुमेलित है। दूसरा है संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी, तो इसके बारे में प्रावधान धारा 151 के अंतर्गत दिया गया है, तो यह भी सुमेलित है। और तीसरा है जमाव के तितर बितर करने की सशस्त्र बल के अधिकारियों की शक्ति, तो इसके बारे में प्रावधान धारा 131 के अंतर्गत है, तो यह भी सुमेलित है। चौथा है मजिस्ट्रेट के द्वारा गिरफ्तारी, तो यह जो है धारा 45 के अंतर्गत नहीं दी गई है, बल्कि मजिस्ट्रेट के द्वारा गिरफ्तारी के संबंध में प्रावधान जो है धारा 44 के अंतर्गत दिया गया है। और धारा 45 में सशस्त्र बलों के सदस्य का गिरफ्तारी से संरक्षण के संबंध में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 खंड 4 के अंतर्गत भरण पोषण की मांग नहीं कर सकता है। तो धारा 125 के खंड 4 के अंतर्गत भरण पोषण की मांग जो है ऐसा व्यक्ति नहीं कर सकता है। जैसे कि अगर कोई पत्नी है वह जारता की स्थिति में रहती है तो वह भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती है। आपसी सहमति से अगर अलग रह रही है तो वो भी पत्नी जो है भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती है। और एक कारण और है कि अगर वह पर्याप्त कारण के बिना अर्थात अपर्याप्त कारणों से अगर वह जो है पति से पृथक या पति से अलग निवास करती है तो ऐसी स्थिति में भी वह भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती है। तो इसे निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। तो पहला है संज्ञेय मामले में इत्तिला, जिसे FIR कहा जाता है, अर्थात प्रथम सूचना रिपोर्ट, तो इसके बारे में प्रावधान धारा 154 के अंतर्गत दिया गया है, यही सही सुमेलित है। दूसरा है साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति, तो इसके बारे में जो प्रावधान है यह धारा 161 के अंतर्गत नहीं दिया गया है, बल्कि यह धारा 160 के अंतर्गत दिया गया है। इसके तहत जो है जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो पुलिस अधिकारी है वह साक्षियों को अपने समक्ष हाजिर होने की और प्रश्नों का उत्तर देने की जो है आदेश देता है, ऐसी उसे शक्ति है। जबकि धारा 161 के अंतर्गत जो है यह पुलिस के द्वारा साक्षियों की परीक्षा की जाती है, उसके बारे में प्रावधान किया गया है। और धारा 166 के अंतर्गत जो है यह पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी कब किसी अन्य अधिकारी से तलाशी वारंट जारी करने की अपेक्षा कर सकता है, इसके बारे में प्रावधान दिया गया है। जबकि पुलिस अधिकारी के द्वारा तलाशी के संबंध में प्रावधान धारा 165 के अंतर्गत दिया गया है। और इसी प्रकार से कि जब साक्ष्य पर्याप्त है तब मामले का मजिस्ट्रेट के समक्ष भेज दिया जाना, तो इसके संबंध में जो प्रावधान है यह धारा 171 में नहीं है बल्कि 170 के अंतर्गत दिया गया है। और 171 में जो है यह परिवादी और साक्षियों से पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा न किया जाना और उनका अवरुद्ध न किया जाना के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भरण पोषण का दावा करने का अधिकारी नहीं है। तो धारा 125 को अगर देखेंगे तो 125 का खंड 1 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि एक तलाकशुदा पत्नी है जिसने अपना अभी दूसरा विवाह नहीं किया है तो वह भरण पोषण का दावा करने की अधिकारी है। गोद लेने वाली माता अर्थात जो दत्तक माता है वह भी भरण पोषण की मांग कर सकती है। और यह अधर्मज अवयस्क संतान है तो यह भी भरण पोषण का दावा कर सकता है, लेकिन अविवाहित बहन जो है वह भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती है। इसके अलावा अगर आप 125 खंड 1 को देखेंगे तो इसमें है कि एक पत्नी जो कि अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, कोई अवयस्क संतान है चाहे वह धर्मज हो या अधर्मज हो, और पुत्री है अगर वह विवाहित नहीं है तो ऐसी पुत्री भी चाहे वह धर्मज हो या अधर्मज हो वह भरण पोषण का दावा कर सकती है। और इसके अलावा माता पिता जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं और कोई अवयस्क जो विवाहित पुत्री है, विवाहित पुत्री जो कि जो है अवयस्क है तो वह भी भरण पोषण का दावा अपने पिता से कर सकती है। नेक्स्ट है जब उच्च न्यायालय या कोई सत्र न्यायाधीश अपनी अधिकारिता के अधीन किसी अवर दंड न्यायालय के समक्ष की गई किसी कार्यवाही के अभिलेख को पुनरीक्षण करने के लिए या परीक्षण करने के लिए अपने पास मंगाता है तो इसको क्या कहा जाता है। तो इसे जो है यह पुनरीक्षण कहा जाता है और यह जो है धारा 397 के तहत अपने पास मंगाता है। और निर्देश के बारे में जो प्रावधान है वो धारा 395 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट है असाधारण परिस्थितियों के सिवाय कोई स्त्री जो है वह सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं की जाएगी। और जहां ऐसी गिरफ्तारी की असाधारण परिस्थितियां विद्यमान हैं वहां महिला पुलिस अधिकारी की जो उपस्थिति अनिवार्य है, अर्थात महिला पुलिस अधिकारी जो है वहां पर होना अनिवार्य है। लेकिन ऐसी जो गिरफ्तारी है वह किसकी पूर्व अनुज्ञा से की जाएगी। तो ऐसी जो गिरफ्तारी है वह प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति से या पूर्व अनुज्ञा से ही की जा सकेगी। इसके बारे में प्रावधान धारा 46 के खंड 4 के अंतर्गत किया गया है।
नेक्स्ट है, बिना वारंट गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की सूचना थाने के भार साधक अधिकारी के द्वारा किसे दी जाएगी। तो धारा 58 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि बिना वारंट के गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की सूचना जो है वह थाने के भार साधक अधिकारी के द्वारा डीएम अर्थात जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट अर्थात एसडीएम को दी जाएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित इसमें से अग्रिम जमानत, तो अग्रिम जमानत के बारे में प्रावधान जो है यह धारा 437 में नहीं है बल्कि धारा 438 के अंतर्गत दिया गया है। और अपील का संक्षिप्त खारिज किया जाना, इसके बारे में प्रावधान जो है यह धारा 384 के अंतर्गत है। तो यह जो है सही सुमेलित है दूसरा वाला। और तीसरा है, दोष मुक्ति की दशा में अपील। तो दोष मुक्ति की दशा में अपील के संबंध में जो प्रावधान है वह धारा 376 में नहीं है बल्कि धारा 378 के अंतर्गत दिया गया है। और हाई कोर्ट को निर्देश, तो इसके बारे में प्रावधान जो है यह धारा 395 के अंतर्गत दिया गया है। तो इस प्रकार से इसमें पूछा है कौन सही सुमेलित है, तो यह दूसरा वाला ही सही सुमेलित है, बाकी के ये सुमेलित नहीं हैं। नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 260 के अंतर्गत उल्लिखित अपराधों का संक्षिप्त विचारण निम्नलिखित न्यायालयों में से कौन कर सकता है। तो धारा 260 के अंतर्गत जो अपराध बताए गए हैं उनका जो विचारण है वह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कर सकता है, महानगर मजिस्ट्रेट कर सकता है, कोई फर्स्ट क्लास न्यायिक मजिस्ट्रेट कर सकता है जिसे हाई कोर्ट के द्वारा इसके लिए अधिकृत किया जाए। तो इस प्रकार से ये जो सभी व्यक्ति हैं, सभी न्यायालय हैं, ये इसका अपराध का विचारण कर सकते हैं। और संक्षिप्त विचारण के संबंध में जो प्रावधान है वो सीआरपीसी की धारा 260 से लेकर 265 तक में दिया गया है। नेक्स्ट है, इसमें से पूछा है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो अग्रिम जमानत के बारे में प्रावधान धारा 438 के अंतर्गत दिया गया है, तो पहला सुमेलित नहीं है। दूसरा है, अपील का संक्षिप्ततः खारिज किया जाना, तो इसके बारे में प्रावधान जो है धारा 384 के अंतर्गत दिया गया है, तो यह सही सुमेलित है। और दोष मुक्ति की दशा में अपील के बारे में प्रावधान धारा 378 के अंतर्गत दिया गया है। और हाई कोर्ट को निर्देश के बारे में प्रावधान धारा 395 के अंतर्गत दिया गया है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे 1, 3 और 4 ये सुमेलित नहीं है, बाकी जो दूसरा है वह सही सुमेलित है। तो 1, 3 और 4 सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्न धाराओं में से संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया का प्रावधान किसमें किया गया है। तो संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया का जो प्रावधान है यह जो है धारा 260 से लेकर 265 तक में दिया गया है। और इसके अलावा अगर देखेंगे तो धारा 251 से लेकर 259 के में जो है यह समन मामले के विचारण की प्रक्रिया बताई गई है, इसमें समन विचारण की। और धारा 238 से लेकर 250 तक में यह मजिस्ट्रेट के द्वारा वारंट मामले के विचारण के बारे में प्रावधान किया गया है। और धारा 225 से लेकर 237 तक में यह कोर्ट ऑफ सेशन या सत्र न्यायाधीश के समक्ष विचारण के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दंड प्रक्रिया संहिता का कौन सा उपबंध जो है यह अपील से संबंधित नहीं है। अर्थात यहाँ पर अपील से संबंध जो प्रावधान है अपील से संबंधित वह किस धारा के अंतर्गत नहीं दिया गया है। तो यह धारा 450 जो है यह अपील से संबंधित नहीं है, बाकी धारा 86 है, 449 है और 454 है, ये धाराएं अपील से संबंधित हैं। जबकि धारा 450 जो है अपील से संबंधित नहीं है और इसका उद्देश्य है मुचलकों पर देय रकम का उद्ग्रहण करने का निर्देश देने के लिए यह जो है यह हाई कोर्ट को शक्ति प्रदान करती है कि वह जो कुछ मुचलके हैं उसकी जो रकम देय है उसको कैसे वसूल किया जाए। नेक्स्ट है, अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किस न्यायालय के समक्ष किया जा सकता है। तो अग्रिम जमानत के बारे में प्रावधान जो है धारा 438 के अंतर्गत दिया गया है। और ऐसा जो आवेदन होता है अग्रिम जमानत के लिए वह उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय अर्थात इन दोनों न्यायालयों के समक्ष इसे किया जा सकता है। नेक्स्ट है, सही कथन को निर्दिष्ट कीजिए। तो पहला है, संज्ञेय अपराधों में कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। तो यह जो कथन है बिल्कुल सही है, इसके बारे में प्रावधान धारा 41 के अंतर्गत दिया गया है। दूसरा है कि एक प्राइवेट व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को जो संज्ञेय अपराध कर रहा हो गिरफ्तार कर सकता है। तो यह जो कथन है यह भी सही है, क्योंकि प्राइवेट व्यक्ति भी किसी संज्ञेय अपराध के मामले में अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है। इसके बारे में जो प्रावधान है धारा 43 के अंतर्गत दिया गया है। और तीसरा है, एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट एक अपराधी को जब वह अपराध उसकी उपस्थिति और उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किया जा रहा है तो वह उसे गिरफ्तार कर सकता है। बिल्कुल ये भी सही है और इसके बारे में प्रावधान धारा 44 के अंतर्गत दिया गया है। तो इस प्रकार से ये तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है, दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा यह उपबंध करती है
कि सत्र न्यायालय द्वारा पारित मृत्यु दंड को निष्पादित करने से पूर्व उसे हाई कोर्ट के द्वारा उसकी पुष्टि की जानी आवश्यक है। तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 366 के अंतर्गत दिया गया है। अर्थात जो है जब कोई सत्र न्यायालय मृत्युदंड का कोई आदेश पारित करता है तो ऐसे आदेश की जो पुष्टि है वह हाई कोर्ट के द्वारा की जानी आवश्यक होती है। और धारा 368 के अंतर्गत दिया गया है कि दंडादेश को पुष्ट करने या दोष सिद्ध को बातिल करने की जो है हाई कोर्ट की शक्ति होती है। अर्थात जब 366 के तहत ऐसी जो दंडादेश को पुष्ट करने के लिए जो है हाई कोर्ट के समक्ष पेश किया जाता है तो ऐसे दंडादेश को वह पुष्टि भी कर सकता है या उसको शून्य घोषित करता है हाई कोर्ट। और इसके अलावा जो है धारा 370 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि अगर मान लीजिए कोई दो न्यायाधीश हैं, क्योंकि दो न्यायाधीशों के द्वारा इनकी इस दंडादेश की जो है पुष्टि करनी है, और अगर उन दोनों न्यायाधीशों में से अगर किसी में मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जो उस मामला है उसका जो विनिश्चय है वह धारा 392 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। और धारा 371 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि जब ऐसा जो मृत्युदंड का आदेश है उसे पुष्टि के लिए हाई कोर्ट के समक्ष पेश किया जाता है तो ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट के द्वारा कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार किए जाने का बलपूर्वक विरोध करता है तो ऐसी स्थिति में जो पुलिस अधिकारी है वह क्या कर सकता है। तो यह जो प्रावधान है वो धारा 46 में दिया गया है कि ऐसी स्थिति में जो पुलिस अधिकारी है वह गिरफ्तार करने के लिए आवश्यक सभी साधनों को प्रयोग में ला सकता है। तो यह कथन सही है। और दूसरा है कि ऐसे व्यक्ति की जिसने कोई भी अपराध किया हो उसकी मृत्यु कारित कर सकता है। तो यही जो कथन है वह गलत है। और तीसरा है हत्या के अभियुक्त व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकता है। तो यह भी सही है। और हत्या की कोर्ट में आने वाले आपराधिक मानववध के अभियुक्त व्यक्ति की भी मृत्यु कारित कर सकता है। तो इस प्रकार से ये जो केवल दूसरा वाला विकल्प है यही सही नहीं है, बाकी ये जो है तीनों सही हैं। नेक्स्ट गलत उत्तर बताइए। तो पहला है किसी अपराध का संज्ञान लेने के लिए जो परिसीमा काल है वह इसके संबंध में प्रश्न पूछा गया है। तो परिसीमा काल किस अपराध के कितनी होगी संज्ञान लेने के लिए, इसके बारे में प्रावधान धारा 468 के अंतर्गत दिया गया है। और इसके अनुसार 6 महीने होगी यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है। तो यह कथन सही है। दूसरा है कि जो परिसीमा अवधि होगी 1 वर्ष होगी यदि अपराध जो है 1 वर्ष से अनधिक के अपराध से दंडनीय है। तो यह भी सही है। और तीसरा है 3 वर्ष होगी यदि अपराध 1 वर्ष से अधिक परंतु 3 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है। तो यह तीनों कथन सही हैं। और ये जो चौथा है कि 5 वर्ष, तो 5 वर्ष का कोई जो परिसीमा काल है वो धारा 468 के अंतर्गत कहीं निर्धारित नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से ये जो चौथा विकल्प है यही गलत है। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत किया गया निम्नलिखित में से कौन सा अपराध समनीय नहीं है। अर्थात ऐसे अपराध का समन नहीं किया जा सकता है, उसको आपस में पक्षकारों के द्वारा न्यायालय की अनुमति से उसमें समझौता नहीं किया जा सकता है। तो धारा 307 जो कि हत्या के प्रयास से संबंधित अपराध है यह एक जघन्य प्रकृति का अपराध है और इसलिए जो है यह इसका समन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है सुमेलित। तो इसमें से सभी सुमेलित हैं। तो पहला है कि दोष सिद्धि पर परिशांति के लिए प्रतिभूति का आदेश यह धारा 106 के अंतर्गत दिया जाता है। यह बिल्कुल सही है। और यह जो आदेश है यह सत्र न्यायालय या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है दिया जाता है। बाकी धारा 107, 8, 9, 10 इसके तहत जो आदेश दिए जाते हैं वह कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा दिए जाते हैं। और धारा 106 में जो है यह 3 वर्ष के लिए परिशांति बनाए रखने के लिए जो है आदेश दिया जाता है, जबकि अन्य मामलों में धारा 107, 8, 9 में 1 वर्ष के लिए और फिर जो है धारा 110 में 3 वर्ष तक के लिए परिशांति बनाए रखने के लिए या सदाचार के लिए प्रतिभूत की मांग की जाती है। और दूसरा है संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूत की मांग जो है यह धारा 109 के तहत की जाती है। तो ये भी सही है। और हैबिचुअल ऑफेंडर अर्थात आभ्यासिक अपराधी जिसे 10 नंबरी कहा जाता है, तो यह जो है इनसे सदाचार के लिए प्रतिभूत की मांग धारा 110 के तहत की जाती है। और अन्य दशाओं में परिशांति के लिए प्रतिभूत की मांग जो है धारा 107 के तहत की जाती है। नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा यह उपबंध करती है कि किसी मामले का भारसाधक लोक अभियोजक निर्णय सुनाए जाने से पूर्व किसी समय
किसी व्यक्ति के अभियोजन को न्यायालय की अनुमति से वापस ले सकता है। तो इसके बारे में जो प्रावधान है वह धारा 321 के अंतर्गत दिया गया है। अर्थात 321 के तहत जो है वह किसी मामले का भार साधक जो लोक अभियोजक है वह निर्णय सुनाए जाने से पहले कभी भी उसे न्यायालय की सहमति से मामले को वापस ले सकता है। इसके अलावा 304 के अंतर्गत राज्य के व्यय पर विधिक सहायता के बारे में प्रावधान किया गया है। और धारा 306 के अंतर्गत सह अपराधी जो होता है, सह अपराधी, तो इसको क्षमादान के बारे में प्रावधान किया गया है। और धारा 313 के अंतर्गत अभियुक्त की जो है परीक्षा करने की शक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के तहत कारागार में बंद किसी बंदी की साक्षी के रूप में परीक्षा करने के लिए कमीशन जारी कर सकता है। तो ऐसा जो कमीशन है वह धारा 271 के तहत जारी किया जाता है। और धारा 271 में यह है कि कारागार में साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करने की न्यायालय की शक्ति। और जो कमीशन है यह एक जगह और है, इसके बारे में प्रावधान है धारा 284 में। तो इस प्रकार से धारा 271 और 284 में कमीशन जारी करने के संबंध में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है ब को घोर उपहत कारित करने के लिए अ का विचारण किया जाता है और वह दोष सिद्ध किया जाता है। और दोष सिद्धि के बाद जो ये ब है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो बी है वह फिर से आपराधिक मानववध के लिए उसका पुनः विचारण किया जा सकेगा और उसे पुनः दोष सिद्ध किया जा सकता है। तो ये जो पहला विकल्प है यही सही है। इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 300 के अंतर्गत दिया गया है। और यह जो प्रश्न है धारा 300 के दृष्टांत बी पर आधारित है, अर्थात दृष्टांत ख पर आधारित है। और दृष्टांत ख के अंतर्गत यह प्रावधान है कि घोर उपहत्य करने के लिए क का विचारण किया जाता है और वह दोष सिद्ध किया जाता है। और जो क्षत व्यक्ति है अर्थात जो घायल व्यक्ति है वह बाद में मर जाता है। तो इसलिए क पर आपराधिक मानववध के लिए उसका पुनः विचारण किया जा सकता है और उसे दोष सिद्ध किया जा सकता है। तो यही जो दृष्टांत है इसे ही यहाँ पे प्रश्न बनाकर पूछा गया है। नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा अभियुक्त को अपनी पसंद के अधिवक्ता के द्वारा बचाव का अधिकार प्रदान करती है। तो अपनी पसंद के अधिवक्ता के द्वारा कोई जो अभियुक्त व्यक्ति है वह बचाव कर सकता है। और इसके बारे में जो प्रावधान है वह धारा 303 के अंतर्गत दिया गया है। और धारा 303 में क्या प्रावधान है कि जो व्यक्ति दंड न्यायालय के समक्ष अपराध के लिए अभियुक्त हो या जिसके विरुद्ध जो है कोई कार्यवाही चल रही हो तो उसका यह अधिकार होगा कि वह अपनी पसंद के प्लीडर के द्वारा अपनी प्रतिरक्षा करे। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपनी पसंद के अधिवक्ता के द्वारा बचाव का जो अधिकार है वो धारा 303 के तहत है। और धारा 304 के अंतर्गत यह जो है निःशुल्क विधिक सहायता अर्थात राज्य के व्यय पर विधिक सहायता के बारे में प्रावधान किया गया है। और धारा 302 के अंतर्गत अभियोजन का संचालन करने की अनुज्ञा के बारे में प्रावधान किया गया है। और धारा 306 को अगर देखेंगे तो धारा 306 के अंतर्गत सह अपराधी को क्षमादान के बारे में प्रावधान किया गया है और इसे ही सरकारी गवाह कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में 50 प्रश्न पूरे हुए और ये दोनों जो वीडियो हैं हमारे इनको मिला के हमने 100 प्रश्नों को कवर किया है। और ये प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इन्हें सॉल्व कीजिए और हम इस पे और भी वीडियो जल्दी ही आपके समक्ष ले आएंगे। और यह उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड या अन्य राज्यों की जो परीक्षाएं हैं उसके लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। और आप हमारे चैनल विधिकारी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जैसे ही हम अपलोड करें उसकी सूचना आपको जरूर मिल जाए। धन्यवाद।